मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखो, पिछले क्लास में हम लोग यूनिट नंबर 1 जिसपे इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन था, और इंट्रोडक्शन के तहत हम लोग इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो के बीच डिफरेंसेस को देखे थे। आज हम एक नए टॉपिक पर आ रहे हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का जो आपका पेपर नंबर 1 है, माइक्रो। इसके तहत यूनिट नंबर 2 जो देख रहे हो आप, इस पे है आपका आज का जो टॉपिक है। उस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे इस चैप्टर का नाम है कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड थॉट, उपभोक्ता का व्यवहार और सिद्धांत। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले इसके कुछ टॉपिक पर चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहला इसका टॉपिक है यूटिलिटी। यूटिलिटी दैट मीन्स होता है उपयोगिता। तो देखो, आप लोग को सबसे पहले मैं बता दूं कि हर जो टॉपिक है, तो प्रत्येक टॉपिक की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं होती है। तो यहाँ पे यूटिलिटी भी एक टॉपिक है, यूटिलिटी दैट मीन्स उपयोगिता, और इसकी भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, तो विशेषता क्या है? तो सबसे पहले कि व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या है। तो इस संदर्भ में हम लोग जानेंगे कि यूटिलिटी जो होती है, उपयोगिता जो होती है, किसी वस्तु या सेवा की उस गुण या क्षमता को कहते हैं हम लोग, जिससे हमें या हर मानव को अधिक से अधिक संतुष्टि की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब यूटिलिटी जो होती है वो आपको मैं बता दूं कि यूटिलिटी दो प्रकार की होती है। क्या क्या यूटिलिटी होती है? तो सबसे पहला इसका होता है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे हम लोग देखो इस बोर्ड पे मेंशन किए हैं, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता क्या है? तो देखो, हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो होते हैं वह विभिन्न वस्तुओं की विभिन्न इकाइयों का वह उपयोग करता है। ठीक है, तो जब हम किसी वस्तु या सेवा के विभिन्न इकाइयों का उपयोग करते हैं तो उन विभिन्न इकाइयों से हमें क्या होती है, अलग अलग मात्रा में उपयोगिता प्राप्त होती है। इन अलग अलग प्राप्त उपयोगिता के कुल योग को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कुल उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, और इसका जो दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट है, वह है सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी। तो सीमांत उपयोगिता क्या है? तो वस्तु और सेवा की अंतिम इकाई से जो प्राप्त उपयोगिता हमको होती है उसको हम लोग क्या करते हैं? सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखो, सबसे पहले तो आपको ये हम चैप्टर पे जो पहला टॉपिक था यूटिलिटी, इसको क्लियर कर दिए हैं यूटिलिटी क्या है। और यूटिलिटी में जो दो पार्ट्स आपने देखा कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, इसको भी हमने डिफाइन कर दिया आपको। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स है तो आप हमको इस यूटिलिटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है आपको आप हमसे पूछ सकते हो। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका जो तीसरा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है डिमांड। डिमांड का मतलब होता है मांग। ठीक है, तो देखो, हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि जाओ उसके पास कुछ हम लोग मांग के लाते हैं, मांग के ले आओ। तो चूंकि इकोनॉमिक्स जो है, अर्थशास्त्र है, ऐसे मांग को मांग नहीं मानता। क्यों? क्योंकि इस तरह के मांग में व्यक्ति जो होते हैं उस वस्तु और सेवा के मूल्य को चुकाने के लिए तैयार नहीं होता। तो आखिर मांग है क्या? तो देखो, सिंपल में मैं बता दूं कि मांग किसी वस्तु या सेवा की वह खास करके, देखो एक्चुअली इसको हम लोग इस रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि मांग जो होती है वह व्यक्ति की उस इच्छा को कहते हैं जब वह व्यक्ति उस वस्तु और सेवा के मूल्य को चुकाने के लिए तैयार हो। ठीक है, तो जब हम किसी वस्तु और सेवा के मूल्य को चुकाने के लिए तैयार रहते हैं तो इस प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। अब इसी पर एक टॉपिक और आप लोग यहाँ पे देख लो, मांग का नियम क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि मांग का नियम क्या है। तो बहुत ही सिंपल में क्या कहता है कि मांग का नियम हमें यह स्पष्ट करता है, क्या स्पष्ट करता है? कि कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप मांग में भी स्वतः परिवर्तन होते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि जब कीमत में परिवर्तन होते हैं तो कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में भी परिवर्तन होते हैं। और यह परिवर्तन जो होता है हमेशा विपरीत दिशा में होता है। विपरीत दिशा का मतलब होता है कि जब कीमत में वृद्धि होगी तो मांग में कमी होगी, और जब कीमत में कमी होगी तो मांग में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो मांग का नियम हमें यह स्पष्ट करता है कि कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप मांग में भी परिवर्तन होते हैं,
और यह परिवर्तन हमेशा क्या होता है, यह परिवर्तन हमेशा विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, समझ गए इस चीज को हम क्या बताना चाह रहे थे, बोलिए। ठीक है, तो चलिए, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर फिर एक बार कर लें कि मांग क्या हमने देखा कि मांग जो है वो व्यक्ति की इच्छा होती है जब वह व्यक्ति उस वस्तु और सेवा को चुकाने के लिए तैयार हो। और दूसरा हमने देखा क्या कि मांग का नियम क्या है, तो मांग का नियम हमें यह स्पष्ट करता है कि जब कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में कमी होती है, और जब कीमत में कमी होती है तो मांग में वृद्धि होती है। अब ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कुछ वस्तु और सेवाएं जो होती है, तो जैसे सबसे पहले आप लोग का एक टॉपिक आता है प्रतिस्थापक वस्तु। ठीक है, तो प्रतिस्थापक वस्तु क्या है, तो प्रतिस्थापक वस्तु वैसे वस्तु और सेवाओं को कहा जाता है जहां दो वस्तुओं के बीच क्या होता है, गुण के आधार पर समानता पाई जाती है। जैसे देखो आप लोग को बता दें, जैसे हम लोग चाय का यूज करते हैं, तो चाय और कॉफी जो है ये क्या है, दोनों प्रतिस्थापक वस्तु है। कैसे, तो चाय की कीमत में जब वृद्धि होती है ना, तो कस्टमर जो है या कंज्यूमर जिसको हम लोग कहते हैं, वह क्या करता है, उस चाय को छोड़कर कॉफी पीना शुरू कर देता है। ठीक है, तो प्रतिस्थापक वस्तु का साधारण तौर पे हम लोग इस दिमाग पे हम लोग इस बात को ले ले कि प्रतिस्थापक वस्तु क्या है, तो जब दो वस्तुओं में गुण के आधार पर समानता पाई जाती है तो ऐसे वस्तु को हम लोग प्रतिस्थापक वस्तु कहते हैं। और लास्ट टॉपिक आप लोग देखो आज का है कि प्रतिपूरक वस्तु क्या है। तो प्रतिपूरक वस्तु का मतलब होता है, प्रतिपूरक वस्तु वैसी वस्तु और सेवाओं को कहा जाता है जहां दो वस्तुएं परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होती है। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हो ताला और चाबी, तो यदि ताला आपको दे दिया जाए और चाबी आपको ना दिया जाए तो उस ताले की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। इसके ठीक विपरीत यदि आपको चाबी दे दिया जाए और ताला ना दिया जाए तो उस ताले की कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब है कि जहां दो वस्तुएं परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होती है तो ऐसे वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐसे वस्तु को हम लोग प्रतिपूरक वस्तु कहते हैं। ठीक है,